आपने प्राइम मिनिस्टर को एड्रेस करते हुए लिखा है कि जो नेपाल में बहुत कुछ हो रहा है and they want to control us just like a dictator. इसमें कतर का एंगल है। आज आप अगर कतर जाइएगा तो आपको दोहा के लाउंज में 80% लोग जो सर्विस करते हैं आपको मिलेंगे नेपाल के लड़के लड़की, और उनको ये बोला जाता है कि यदि आप कन्वर्ट करते हैं इस्लाम को आपको पेंशन मिलेगी। लेकिन जिस प्रकार पाकिस्तान में तेल है उससे ज्यादा तेल नेपाल में है। अच्छा। और सबसे ज्यादा तेल हिंदुस्तान के पास है। और हम लोगों को बड़े वैश्विक पावर्स ब्लैकमेल करते आए हैं कि हम अपने यहाँ उपलब्ध तेल का उपयोग न करें। किसिंजर को इंदिरा जी ने बहुत करारी शिकस्त दी, समथिंग विच निक्सन एंड किसिंजर कुड नेवर स्टमक। लेकिन संपूर्ण नॉर्थ अटलांटिक अलायंस ने मिलकर भारत को धमकी दी कि ये जो मिलिट्री डिवीजन हुआ तब तक स्वीकार है जब तक भारत बे ऑफ बंगाल में तेल एक्सेस न करे। इन्हीं कारणों से राजीव गांधी की हत्या हुई, क्योंकि वो पश्चिम के सामने खड़े हुए। सोवरन है कि नहीं है हम? 1995 में दुनिया को समझ में आया कि तेल का कोई शॉर्टेज नहीं है। वो देखिए, ये क्लाइमेट एजेंडा इसलिए है ताकि ये पश्चिम के गिने चुने देश बाकी देशों के ऊपर कब्जा कर ले। ग्रीनलैंड में एक बार इसी प्रकार का तेल का खोज हुआ था, तो वहां भी अमेरिका के दबाव में क्लाइमेट का दावा करके उसको एक्सट्रैक्शन रोक दिया गया। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? नमस्कार। मैंने आपकी एक ट्वीट देखी थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्वीट है। आपने प्राइम मिनिस्टर को एड्रेस करते हुए लिखा है कि जो नेपाल में बहुत कुछ हो रहा है, कोई भी उस एंगल पे मतलब किसी ने सोचा भी नहीं है, किसी ने बात भी नहीं की है। सब लोग कह रहे हैं या तो CIA का हाथ है इसमें जो ये नेपाल में जो हुआ, या फिर रॉ का हाथ हो सकता है। चाइना के बारे में भी कुछ बातें हो रही हैं, बट ज़्यादातर CIA के बारे में। आपने कहा है कि इसमें कतर का एंगल है। ये तो मतलब कोई भी मतलब बात नहीं कर रहा है, तो ये कहाँ से आया आपको? ये कतर का क्या एंगल है और ये क्या कहानी है? मतलब ऑफ ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड कतर क्यों इंटरेस्टेड होगा नेपाल में? देखिए, इसके कई पहलू हैं। आपको याद होगा कि जब बांग्लादेश में इंटेलिजेंस फेलियर भारत सरकार ने कबूला और बाद में जब उसकी व्याख्या भी हुई जरा, तो वहाँ भी कतर के फंडिंग का प्रभाव देखा गया। कहीं ना कहीं इस्लामिक एक्सपेंशन जो हो रहा है, उस इस्लामिक एक्सपेंशन में कतर का प्रधान भूमिका है। वैश्विक इस्लाम में संपूर्ण फंडिंग, संपूर्ण नहीं तो बहुतायत फंडिंग कतर के मार्फत हो रही है। कतर एयरवेज के फ्लाइट्स पर प्रोज़ेलाइटिंग इमामों को फ्री टिकट मिलते हैं हर एक देश में जाने को। ये सब तो खैर छोटी डिटेल्स हैं। नेपाल में जो जेनजी का जो ये उपद्रव हुआ, इस उपद्रव में ये भी देखा गया कि उपद्रवी युवा में 3 में से 1 या हो सकता है उससे भी ज़्यादा इस्लामी युवा थे। अच्छा। नेपाल की आबादी में तो उनका ऐसा कोई परसेंटेज नहीं है, वहाँ तो बहुत छोटी सी आबादी है। लेकिन बार बार ISI की कार्रवाई नेपाल में देखी गई है। हर बार इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, चाहे वो पुराने दौर में जब एक ज़माने में उनका संसद एक सरकार गिर रही थी क्योंकि ISI 2 सांसदों के मार्फत एनरॉन वाले डील में इंटरवीन कर रहा था, या फिर जब IC 814 का प्रकरण हुआ, वो तो सबको ही हम लोग जानते हैं ज़्यादा विस्तार से। तो इस्लामी इंटरवेंशन इन नेपाल एक रिकरिंग विषय है। और यहाँ पर आपको देखिए, हमारे यहाँ बहुत सी बातें नहीं समझी जाती हैं। जैसे बेवजह नेहरू जी को बहुत सी गलत बातें कही जाती हैं। नेपाल के संदर्भ में खास करके अभी भी हल्ला हो रहा है। कोई कहता है कि बिहार के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो बोल रहे हैं कि
हिंदुस्तान में शामिल नहीं किए नेहरू जी, इसलिए ये सब समस्या खड़ी हुई। उनको ये नहीं समझ में आता है कि अगर हिंदुस्तान में शामिल हो गया होता नेपाल, और हिंदुस्तान सेक्युलर देश है, तो ये जो मुस्लिम माइग्रेशन था वो नेपाल में उसको भी हिंदू राष्ट्र और हिंदू बहुमत का इलाका नहीं रहने देता। जो कि आज हम देख रहे हैं उत्तराखंड में काफी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल आप देख रहे हैं। और उस जमाने के भारतीय फॉरेन पॉलिसी के रणनीति के तहत हम लोग बफर स्टेट्स रखे थे ऑल अलोंग द हिमालयाज, जो कि नेपाल हिंदू राष्ट्र था, भूटान और सिक्किम बौद्ध थे। तो ये सब ऐसे बफर्स थे जो हमको इस्लाम के बढ़ते प्रभाव से हमारे लिए बफर थे और हमको बचाते थे, या फिर कम्युनिज्म के बढ़ते प्रभाव से भी हमको बचाते थे। लोग उसका आज उसमें त्रुटियां खोजते हैं बिना समझे कि वो फॉरेन पॉलिसी क्या थी। और जो ग्लोबल एक्सपेंशनिस्ट इस्लाम है और उसी प्रकार जो एक्सपेंशनिस्ट चाइना है, दोनों इस भारत की इस नीति को भेदने में लगे हैं। युद्धक स्थिति में तो आदमी भेद सकता है एक इसमें, लेकिन जो सोसाइटल बुलवर्क रहता है उसको बदलने में समय लगता है, जो कि हमने मेंटेन किया नेपाल में, भूटान में, सब जगह, और इसीलिए वो आज भी हमारे साथ हैं। और उसी चीज़ को बदलने के लिए अब जैसे एक पहलू है, आज आप अगर कतर जाइएगा तो आपको दोहा के लाउंज में प्रायः 80% लोग जो सर्विस करते हैं आपको मिलेंगे नेपाल के लड़के लड़की। अच्छा, 80%। और उनको ये बोला जाता है कि यदि आप कन्वर्ट करते हैं इस्लाम को और उसके बाद कन्वर्ट करने के बाद आप नौकरी छोड़ के अपने घर भी जा सकते हैं, आपको पेंशन मिलेगा। और संभवतः यही पेंशन पाने वाले लोग इस जेनजी अपराइजिंग के मूल आधार थे। तो ये मतलब हमारे जितने भी सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं या वॉचर्स हैं, जो देखने वाले हैं, जो समझने वाले हैं, जो ओपेड राइटर्स हैं, जो एनालिस्ट्स हैं, किसी के भी एनालिसिस में ये सब तो नहीं आया है। अब ये तो अब दूसरों के विषय में तो मैं नहीं कह सकता। ये सब चीज़ें तो आपको केवल एक कनेक्टिंग फ्लाइट लेने की ज़रूरत है वाया दोहा, और यह आपके सामने स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तो ये जो आपने प्रोटेस्ट में जो लोग शामिल होते देखे हैं, ये तो भाई जो वीडियो फुटेज आया है उसमें जिस प्रकार की थोड़ी बहुत अभी नेपाल में जो कन्वर्जन हुए हैं, अभी वो इतना भी समय नहीं हुआ है कि उनकी दाढ़ियाँ एकदम बड़ी बड़ी हो जाएं, लेकिन जो आप ध्यान से फुटेज को देखिए तो आपको शंका होगी कि भाई ये कौन है, क्या है। अच्छा। और हर फुटेज में आप, हर शॉट में आप गिनती गिनिए, जहाँ 10 आदमी दिख रहे हैं उसमें कितने व्यक्ति ऐसे दिखते हैं और कितने व्यक्ति। ये तो मतलब ये तो सबके लिए खुला है, सब देख सकते हैं। बट कतर मतलब यहाँ पे क्यों इंटरेस्टेड है? मेन अब जो बात है वो यहाँ पे क्यों इंटरेस्टेड है? आपने बीच में कुछ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज इसमें मेंशन की, एनरॉन की डील और ISI का तो पुरानी कहानी हो गई, वो पुरानी कहानी हो गई। बट कतर का क्या एंगल है नेपाल में, वो क्यों इंटरवेन करना चाहेगा? देखिए, नेपाल की पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, बहुत सेंसिटिव इलाका है, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है चाइना और भारत के बीच में। और भी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें तो अभी कोई कतर जैसे देश अभी चाहेंगे ही नहीं कि दुनिया को पता चले। लेकिन आपको ध्यान होगा कि हाल में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान में तेल है जिसको डेवलप करने में वो मदद करेंगे, है ना, जिसको सोर्स करने में। तो लोग पूछ रहे थे कि भाई पाकिस्तान के कौन सी जगह पे तेल निकल रहा है? नहीं, तेल है। हाँ। लेकिन ये बात मध्य पूर्व नहीं चाहेगा कि दुनिया ये बात समझे। लेकिन जिस प्रकार पाकिस्तान में तेल है
उससे ज़्यादा तेल नेपाल में है, अच्छा। और सबसे ज़्यादा तेल हिंदुस्तान के पास है। और हम लोगों को बड़े वैश्विक पावर्स ब्लैकमेल करते आए हैं कि हम अपने यहाँ उपलब्ध तेल का उपयोग न करें, क्योंकि यदि भारत जो सालाना 20 से 25 लाख करोड़ रुपए का तेल आयात करता है, अगर भारत स्वयं अपना तेल और गैस पैदा करने लगे तो ये 20, 25, 26 लाख करोड़ का जो इंपोर्ट मार्केट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये तो अच्छी चीज़ होगी देश के लिए। हमारे लिए बहुत अच्छी होगी, उनके लिए नहीं होगी। उनका तो बाजार ख़त्म। बट हमारे तो खुद ही अपने ही लोग हैं ना जो सरकार चला रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोई बाहर के लोग सरकार चला रहे हैं, तो हमारी सरकार क्यों नहीं चाहेगी। और अभी तो कहते थे भाई राष्ट्रवादी सरकार है, कोई भी प्राइम मिनिस्टर है, उसको अगर मान लीजिए तेल का आधा रेट से भी बेचेंगे तो भी 12-13 लाख करोड़ तो रुपए रेवेन्यू हमारे लिए आएगा ही ना एक्स्ट्रा। बिल्कुल सत्य है, हो सकता है उससे ज़्यादा आएगा। स्थिति ये देखिए, पिछले 2-3 वर्षों से भारत सरकार ने बहुत लंबे अंतराल के बाद इस कमिटमेंट पर काम किया कि हम पश्चिम के दबाव में नहीं आएंगे और हम अंडमान में अपने तेल रिजर्व्स को टैप करेंगे, और इस दिशा में कुछ कार्रवाई हुई। इस कार्रवाई के उपरांत एक वक्तव्य भी आया कि हमारे यहाँ जो तेल का भंडार मिला है वो गुयाना, जो कि हाल में एक बड़ा फाइंड है, उससे ज़्यादा बड़ा है। इससे अंतर्राष्ट्रीय तेल उत्पादकों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। और इस साल पहली बार ओपेक ने जुलाई में जो ऑस्ट्रिया में अपना एक संगोष्ठी किया, उस संगोष्ठी में उन्होंने पहली बार एक गैर ओपेक देश के पेट्रोलियम मंत्री को निमंत्रित किया, भारत के। पहली बार ओपेक के इतिहास में पहली बार। उस समय तक तो हमारी तेल की खोज की और निकालने की प्रक्रिया बहुत तेज थी, उसके बाद थोड़ा धीमी हो गई। अच्छा। क्या हुआ ये तो अब सरकार को ही समझना पड़ेगा। बट ये डेटा कहाँ मिलता है? मतलब हम कैसे पता कर सकते हैं, वेरीफाई कैसे कर सकते हैं जो आप कह रहे हैं कि भाई पहले तेज थी और अब कम? नहीं, मोदी सरकार पिछले 2 साल से इसका चर्चा कर रही है कि वो ये करना चाहती है। हाँ। और ये गुयाना वाला स्टेटमेंट भी आया वही जून जुलाई के आसपास। और फिर इस ऑस्ट्रिया के संगोष्ठी के उपरांत अचानक फाइल में मूवमेंट कम दिख रही है, और कोई चर्चा उसके बाद आई नहीं कि अंडमान में क्या हो रहा है। दूसरे तरफ अंडमान के कमर्शियल रीपोजिशनिंग को लेकर भी कुछ राजनीतिक हस्तक्षेप होने सुनने में आ रहे हैं। मतलब जो अभी मतलब शायद 1 हफ्ता पहले की बात है जब मैंने एक आर्टिकल भी पढ़ा, उस पर भी बहुत चर्चा हुई थी सोशल मीडिया पे। कम से कम भारत एक द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट बनाने की तैयारी कर रहा है, एक दूसरा हांगकांग जैसा एक शहर स्थापित करना चाह रहा है जहाँ पे एक इंटरनेशनल हब होगा वो ट्रांसशिपमेंट का और उस सब का। और ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट 72,000 करोड़ के उससे लागत से बन रहा है, और उसके खिलाफ अभी सोनिया गांधी ने उसके खिलाफ लिखा है इसका, क्योंकि ये जो इतना बड़ा हब बनेगा, तो इतना बड़ा हब बनने का अर्थ है कि ये यहाँ पर एनर्जी कंजम्पशन बहुत हाई रहेगा। अगर ट्रेड का हब रहेगा तो शिपिंग के लिए हाइड्रोकार्बन चाहिए। आज के युग में हाइड्रोजन एज अ फ्यूल का भी संभावना है, और इतने बड़े हब के लिए बिजली चाहिए। ये सारी चीज़ों पे सिर्फ अंडमान ब्लॉक के तेल की बात नहीं है। जो तेल उत्पादक देश हैं वो इससे भी घबराते हैं
कि कोई ऑल्टरनेट एनर्जी मोड आ जाए जो कि तेल को निरर्थक बना दे। जैसे ईवी, इलेक्ट्रिक। बिल्कुल, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी पैदा तो कई तरीके से होती है। अब एक तरीका है जिससे, जैसे पहले लोग कहते थे कि हाइडल पावर एक बार का इन्वेस्टमेंट है फिर उसके बाद फ्री है, तो वैसे वही सारे ऑल्टरनेट के बारे में कहते हैं, चाहे विंड हो चाहे सोलर हो, कि उसके बाद फिर बहुत नॉमिनल रिकरिंग खर्च है। तो उसमें सबसे उत्तम तो जियोथर्मल है। भारत अब अपना एक जियोथर्मल यूनिट भी लगा रहा है, उससे भी ये ओपेक वाले बहुत घबरा रहे हैं। जो हम लोग हिमाचल प्रदेश में हमारा पहला एक्सपेरिमेंटल जियोथर्मल प्लांट शुरू हो रहा है। ऑलरेडी विदेशों में तो ही हैं, 4 देश हैं जो कि जिनके पास जियोथर्मल एनर्जी के प्लांट्स हैं। अमेरिका के पास कैलिफोर्निया में है, एक आइसलैंड में है, एक इंडोनेशिया में है और एक न्यूजीलैंड में है। और जियोथर्मल एनर्जी अंडमान क्षेत्र में पर्याप्त है। एक तो वहाँ एक एक्टिव वोल्केनो है जिससे सीधे सीधे जियोथर्मल एनर्जी मिलता है, जो वहाँ पे 1000 मेगावाट से ज़्यादा के यूनिट्स चला सकती है। और वो जो पूरा जो अंडमान का जो सबडक्शन जोन है वो करीब करीब 1400 किलोमीटर का सबडक्शन जोन है। उसमें सैकड़ों अंडर सी वोल्केनोज हैं जिनसे कई हजार मेगावाट बिजली उत्पादन संभव है। तो इसलिए यदि ये जो आप जो 72,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है वो तो वहाँ है ही है। क्रूड भी वहाँ पे है ही है, जो कि भारत ने अभी टैप किया है और जो घोषणा हो चुकी है। हाइड्रेट भी वहाँ पे है क्योंकि वहाँ गैस भी है, हीट भी है, और फिर जो बे ऑफ बंगाल का जो इतना पानी जो है, तो इसलिए वो जो ग्लोबल हाइड्रेट कॉरिडोर जब चर्चा हुई थी तो उसमें यही भारत का पार्टिसिपेशन था। तो इन सब वहाँ पे सब कुछ है, हमको केवल पॉलिटिकल विल चाहिए। आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात की थी कि कई सालों से, दशकों से हमने इस एरिया को और आपने बोला कि बाहर की कुछ ताकतों की वजह से हमारे को ये डिसवेड किया गया है कि हम यहाँ पे एक्सप्लोर ना करें। 1971 की बात है। 1971 में पाश्चात्य देशों का वर्चस्व था, अमेरिका और यूरोप का। 1964 से हम लोग को मालूम है कि बे ऑफ बंगाल में हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स हैं। अच्छा। और ये जो रिजर्व्स हैं इनको अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे ने आंका है उस ज़माने में कि ये मध्य पूर्व के पर्शियन गल्फ के का जो संपूर्ण रिजर्व्स है उससे कई गुना ज़्यादा है। अच्छा, ये उस टाइम का एनालिसिस है। हाँ, लेकिन और कहीं ना कहीं एक तो ये विषय था, इसलिए हम लोग की ज़रूरत थी कि हम पाकिस्तान जो हमारे दोनों तरफ था, अरेबियन सी में भी और बे ऑफ बंगाल में भी, तो हमारी स्ट्रेटेजिक ज़रूरत भी थी कि हमें हमारे साथ एक फ्रेंडली कंट्री रहे। टिक्का खान ने जब 30 लाख बंगालियों का कत्ल किया, 15 लाख हिंदू, 15 लाख मुस्लिम, और उस दौरान में याद कीजिए कि पाकिस्तान उस समय सेंटकॉम का सदस्य था। तो सेंटकॉम जो कहलाता था उस ज़माने में, आज जो कतर है ये उसी का सक्सेसर है। अच्छा। लेकिन उस ज़माने में तो कतर कुछ नहीं था। उस ज़माने में सेंटकॉम के जो 4 पिलर्स थे, इज़राइल, ईरान, सऊदी अरब और पाकिस्तान। और पाकिस्तान अरेबियन सी में भी और बे ऑफ बंगाल में भी, दोनों में विराजमान था। सेंटकॉम को ठिकाने लगाना जितना हम लोगों के सुरक्षा के लिए ज़रूरी था, क्योंकि हमारा कोई ख़ास बैर नहीं था अमेरिका से, लेकिन हमसे कहीं ज़्यादा रूस की ज़रूरत थी। तो कहीं ना कहीं जो हम मानते हैं कि जब युद्ध हुआ तो रूस हमारे
समर्थन में आया। ज़रूर रूस ने हमारा समर्थन किया और बहुत योगदान है उनका 71 में पाकिस्तान को हराने में, और अमेरिकी 7वीं फ्लीट को हम पर हावी न होने में, हमारे जो व्लादिवोस्टोक से उनकी जो फ्लीट आई और जो सबमरीन्स, न्यूक्लियर सबमरीन्स आके जो अमेरिकन, जिसकी आज भी हम चर्चा करते हैं और रूस को बहुत सच्चा दोस्त बताते हैं। बिल्कुल। हाँ। तो लेकिन ये उनकी भी ज़रूरत थी, क्योंकि पाकिस्तान के 2 फाड़ होने से सेंटकॉम कमज़ोर हुआ। सेंटकॉम का बे ऑफ बंगाल रीजन खाली पड़ गया, वैक्यूम हो गया। और जिस प्रकार पश्चिम के देश रशिया को छेकते हैं, वैसे रशिया ने उनको खदेड़ा एक इलाके से, भारत को मोहरा बना के। तो इंटरेस्टिंग है ये, तो मतलब नया एनालिसिस है। अब ये तो खैर बहुत लंबा एनालिसिस है, ये कभी दूसरे समय, क्योंकि इस मौजूदा विषय से फिर भटक जाएंगे। हाँ। लेकिन उस समय भी ये तेल की लड़ाई थी, और हम लोग किसिंजर को इंदिरा जी ने बहुत करारी शिकस्त दी, समथिंग विच निक्सन एंड किसिंजर कुड नेवर स्टमक। लेकिन संपूर्ण नॉर्थ अटलांटिक अलायंस ने मिलकर भारत को धमकी दिया, और वो धमकी उस समय ब्रिटेन के MI6 के जो मुखिया थे सर जॉन रेनी, उन्होंने दिया भारत के जनरल मानेकशॉ को। अच्छा। मतलब उनके थ्रू कम्युनिकेट किया गया भारत सरकार को कि ये जो मिलिट्री डिवीज़न हुआ ये सब तो सब स्वीकार है, अब जो हो गया हो गया, लेकिन ये तब तक स्वीकार है जब तक भारत बे ऑफ बंगाल में तेल एक्सेस करने का प्रयास न करे। और एक बात ये भी बोली गई थी कि 71 के संदर्भ में कि इंदिरा गांधी चाहती थी कि ये जो पाकिस्तान बच गया है उसको भी इन्वेड किया जाए और कुछ हिस्सा लिया जाए, कम से कम जो नदी है इंडस की वहाँ तक इन्वेजन किया जाए। उसके बाद फिर रशिया ने भी एक बोला कि नहीं, अब जितना होना था उतना ठीक। कुछ ऐसी बातें हुई थी। ऐसी बात देखिए, ऐसा है, जनरल मानेकशॉ इस पक्ष में नहीं थे। अच्छा। बट जो भी उस समय हुआ, सच पूछिए तो श्रेय पर्याप्त ढंग से नहीं दिया गया, इतिहास में श्रेय गलत गलत जगह गया है। लेकिन बांग्लादेश का की जो जीत है, वो जीत भारतीय आर्मी प्रॉपर अंदर घुसी, बांग्लादेश बॉर्डर क्रॉस की, उसके पहले सुनिश्चित हो गई थी। उस समय तो सीक्रेट फोर्स कहलाता था, अब आजकल पब्लिक नॉलेज है। आर्मी के ही लोग वहाँ डेपुटेशन पर जाते थे, आर्मी से भी और अन्य उनके अपने फोर्सेस, जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स कहलाता था। तो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के कमांडोज ने बांग्लादेश में नदियों के रूट से एंट्री लिया। 3000 कमांडो अंदर गए, केवल 1000 लौटे, और उन्होंने 2000 शहीद हो गए थे जी। और इसका कहीं जिक्र नहीं किया जाता है, बहुत दुखद बात है। लेकिन उन्होंने एक प्रकार से पाकिस्तान आर्मी की रीढ़ की हड्डी समाप्त कर दी थी। उन्होंने जितने भी कम्युनिकेशन सेटअप थे उसको ख़त्म कर दिया, उनके एमिनेशन डंप्स जितने थे उनको ब्लो अप कर दिया, और इंडियन आर्मी हैड टू वॉक इन एंड टेक ओवर। आपने पढ़ा होगा, बहुत सी बातें आती हैं जो समझ में नहीं आती हैं क्या है, लेकिन किसिंजर बार बार कह रहे थे कि 1 दिन और 2 दिन और हम लोग फोर्सेस लैंड करेंगे इंडिया में। इंडिया से झूठ सच बोल रहे थे कि फोर्सेस इंडिया में नहीं लैंड करेंगे केवल, लेकिन थाईलैंड में उनके फोर्सेस आ गए थे। और पाकिस्तान जनरल नियाज़ी ऊपर से बार बार उनको आ रहा था कि सरेंडर मत करो, लेकिन वो कहे कि हमारे पास तो एमिनेशन ही नहीं है, हम कहाँ से लड़ें। इसलिए उन्होंने, और वो बार बार क्योंकि बात उनकी जितनी अमेरिका से, जितना पाकिस्तान से हो रहा था, इस्लामाबाद से, मतलब उस समय उतना ही उनका अमेरिकन कौंसल जनरल को वो बार बार बोल रहे थे कि हम और होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास एमिनेशन था ही नहीं। ये SFF फोर्सेस ने सब कुछ समाप्त कर दिया था, लेकिन SFF सीक्रेट फोर्स थी, इसलिए उसको श्रेय नहीं दिया जा पाया उस समय।
और सच पूछिए तो जब तक कारगिल में भी इन लोगों का एक प्रकार से अमेरिका के दबाव में इस फोर्स को समाप्त किया गया। नहीं कि मतलब बहुत सारे थ्रेड्स हैं जो इसमें छूट गए हैं। आप बहुत मतलब एकदम कई साल आगे आ गए। तो पहले 71 में आपने कहा कि अमेरिका की क्या थाईलैंड में आ गई थी, क्या है ये? मतलब ये हमने नहीं सुना कभी, ये वाला क्या है? अमेरिकन 7th फ्लीट के एयरक्राफ्ट्स एंड हेलीकॉप्टर्स थाईलैंड में लैंड कर गए थे। ओके। किसिंजर चाहते थे कि भारत में ज़रूरत पड़ने पर अमेरिकी फोर्सेस भी लैंड कर जाएं। अच्छा। यदि वो हो जाता, क्योंकि सेंटकॉम के सदस्य होने के नाते अमेरिका पाकिस्तान की मदद कर सकता था। वो ठीक है, वो रूस के अल्टीमेटम का ये था, लेकिन भारत से जो कम्युनिकेशन हो रहा था उसमें अमेरिका बोल रहा था कि वो लैंड नहीं करेगा। अच्छा। लेकिन उसके बावजूद जब सोवियत सबमरीन उसके सामने आके उसका रास्ता रोकी एयरक्राफ्ट कैरियर का, तो उन्होंने डाइवर्ट करके प्लेन्स थाईलैंड भेजा। ओके। और वहाँ लैंड किया। अच्छा। इन प्रिपरेशन फॉर रीलॉन्च फ्रॉम देयर। बट अगर हम लोग इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर जिस समय हासिल हुआ, अगर उस समय नहीं हासिल हुआ होता तो अमेरिका भारत में इंटरवीन कर जाती अपने फोर्सेस के साथ। ओके। ये संभावना थी। भारतीय आर्मी में भी कंफ्यूजन था। जो बहुत ब्रिटिश जेंटलमैनली सीनियर लीडरशिप थी, वो इस पक्ष में थी कि बहुत सुआव तरीके से सरेंडर हासिल किया जाए। लेकिन जो इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप और जो इंडियन इंटेलिजेंस था, उसका मानना था कि भाई विश्व को दिखाना ज़रूरी है कि पाकिस्तान सरेंडर कर चुका है और युद्ध ख़त्म हो गया है, इसके पहले कि अमेरिका हमारे यहाँ पहुँच जाए। तो इसलिए जनरल JFR जेकब ने नियाज़ी को वर्चुअली फोर्स किया कि तुरंत सरेंडर करो, नहीं तो ये सब चीज़ें उपलब्ध हैं पब्लिक रिकॉर्ड में, लेकिन संभवतः समझी नहीं गई। तो ये फिर 71 का जो आपने कहा कि रूस का भी एक वो था कि भाई वो सेंटकॉम के जो 4 हिस्से थे उसमें से पाकिस्तान को तोड़ दिया, तो कम से कम ये वाला जो एरिया है ये फ्री अप हो गया। तो यहाँ पे भारत तेल एक्सप्लोर कर सकता था उस समय, लेकिन क्योंकि बांग्लादेश फिर हमारा सहयोगी देश था। हाँ, लेकिन आपने कहा कि रशिया ने फिर मना कर दिया कि इस खेल में अमेरिका के साथ साथ रशिया भी, जब वेस्ट ने हमको ये धमकी दी कि ये तब तक स्थिर है स्थिति अगर तुम यहाँ तेल नहीं निकालो, ठीक है, और यही रशिया चाहता था। और इस चीज़ के लिए रशिया ने भी उनके स्टैंड को समर्थन दिया कि अभी नहीं, और रशिया ने कहा कि हम सस्ते में देंगे। और हमको थोड़ा ये ग्लोबल पर्सपेक्टिव से भी देखना पड़ेगा। आपने कहा कि सेंटकॉम के जो 4 पिलर्स थे उसमें एक का तो हमने देखा कि वो टूट गया, पाकिस्तान। लेकिन जब उसी दशक की हम बात करते हैं तो सऊदी अरेबिया में भी अटेम्प्ट हुआ था कू का। अगर आपको याद हो, एक रेवोल्यूशन बिल्कुल तैयार कोशिश हुई थी कि जो रॉयल फैमिली है उसको डिस्प्लेस करके कू किया जाए वहाँ पे भी। और ईरान का तो हमको पता ही है, 79 में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ। तो रशिया एक एक्टिवली इन्वॉल्व था इन सब को तोड़ने में। और जो इजराइल के खिलाफ भी अरब नेशंस के बार बार युद्ध हो रहे थे। ये कहना कि एक्टिवली कौन इन्वॉल्व था कौन नहीं, सब कोई मना करेंगे ऑफ कोर्स, बट आई एम सेइंग कि कोई ऐसा ना इसमें, अगर जो नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा यार वो ये पूछेगा कि भाई तुम मतलब ये कह रहे हो कि ये रशिया चाहता था कि हम बांग्लादेश बना दें पाकिस्तान को तोड़ के, लेकिन तो इसके अराउंड और क्या क्या हो रहा था उसी टाइम पे। इसी के बाद फिर दोहा का राइज शुरू होता है। अच्छा। आज के तारीख में सेंटकॉम हेडक्वार्टर्स दोहा है। ओके। जो उस युग में सेंटकॉम का कोई महत्वपूर्ण बेस नहीं था। और जैसा कि हमने देखा कि हम लोगों ने अपने तेल रिजर्व्स की जानकारी के बावजूद उसको टैप नहीं किया।
अब जो मध्य पूर्व की का तेल का जो विषय है, अब उस पर आए। अच्छा, 71 में ये युद्ध हुआ, ये सब ये हुआ। किसिंजर एक प्रकार से, किसिंजर को यदि कहीं भी नाक रगड़ना पड़ा तो सिर्फ यहाँ पड़ा, निक्सन किसिंजर दोनों को। उसी दौरान उन्होंने भारत को सबक सिखाने, ये भी एक मुद्दा था, जो अमेरिका और चीन का जो नया राफ्ता शुरू हुआ 71 में ही शुरू हुआ। और 71 में ही और भी चीज़ें शुरू हुई, जैसे डॉलर एज रिजर्व करेंसी। देखिए, डॉलर एज रिजर्व करेंसी तो 1945 की बात है, बट गोल्ड स्टैंडर्ड हटा के नहीं, हाँ, गोल्ड स्टैंडर्ड 1971 में 15 अगस्त को हटाया गया। डॉलर को की मजबूती गोल्ड से हटने के बावजूद बनाए रखने के लिए डॉलर को ग्लोबल रिजर्व बनाए रखने के लिए ग्लोबल एनर्जी रिजर्व बनाया गया। उसके लिए 1974 में पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट हुआ, जो किसिंजर ने किया। उसके पहले 1959 में जब किसिंजर गए थे तो सऊदी अरेबिया के बादशाह उनको बहुत बेइज्जत करके भगाए थे, लेकिन फिर वहाँ पर कुछ ये करके उन्होंने उनको मजबूर किया 74 में पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट दस्तखत करने को। और तब से ये चल रहा है। अभी कुछ साल पहले ही ख़त्म हुआ है। 50 साल का एग्रीमेंट था, अभी 1924 में ख़त्म हुआ है। 2024, हाँ सॉरी 2024 में। अब तो मतलब अमेरिका के पास ही इतना तेल हो गया है। देखिए अब यहीं पर आ रहा हूँ, क्योंकि अमेरिका का जो व्यवस्था है वो पेट्रो डॉलर के थ्रू इफ़ेक्टिव रिजर्व करेंसी है। तो यदि पेट्रोलियम प्राइसिंग डॉलर से हटता है तो वो उसकी करेंसी का समापन स्पष्ट है। अतः वो सबको धौंसाता है कि इसमें मत जाओ। जैसे जब, या तब भी एक समझौता एक और हुआ था 1971 में ही। ये समझौता हुआ कि जब रूस ने हमसे कहा कि भाई तुम मत बे ऑफ बंगाल में मत हाइड्रोकार्बन एक्सट्रैक्ट करो, तो वो कहने के लिए अमेरिका और रूस की एक गोपनीय संधि हुई। दोनों ने अपने विश्व के तेल के बाजार को अपने अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में बांटा। अमेरिकी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में मध्य पूर्व भी का तेल भी था। और उस समय तक ये सब, जैसे जो आज सऊदी अरामको हो, उस समय तो अरामको था, अरब अमेरिकन ऑयल कंपनी। एंड उसी प्रकार ईरान वाला भी इरानियन अरामको था। सब अलग अलग अरामकोस थे। ये बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए भी है कि जो यूरोप में जो आज लड़ाई हो रही है, और अभी जो अलास्का वाला समिट हुआ, अमेरिका को क्यों रूस के सामने झुकना पड़ा? क्योंकि रूस ने उसी 1971 के समझौते का हवाला दिया कि ये तो उसी समय से तय था कि स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस बटा हुआ है। और सच पूछिए तो यूरोप का एक बड़ा हिस्सा, एक तो जो जितना हिस्सा रूस के तत्कालीन वॉर्सो पैक्ट कंट्रीज़ का था वो तो रूस का हिस्सा था ही, और उसके अलावा भी क्योंकि उस समय यूरोप को ज़रूरत थी गैस की, तो 71 में ये तय हुआ था कि एक बहुत बड़ा अंश यूरोप का रूस के हिस्से में रहेगा। लेकिन ये यूरोप को नहीं मालूम था, ये केवल यूएसए, किसिंजर और रूस के बीच में तय हुआ था। और किसिंजर ने यूरोप को नहीं बताया था कि यूरोप का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में बंटवारा हो गया है। और जो बॉल्कन्स का नॉन वॉर्सो पैक्ट रीजन था वो भी किसिंजर ने रूस के हवाले कर दिया था। ये सब बातें तो ये तो ऐसी कहानियां हैं कि भाई यूरोप को नहीं मालूम कि अमेरिका उसको किसी और को दे रहा है। उसी प्रकार अमेरिका का एक अलग एग्रीमेंट हुआ मध्य पूर्व के देशों के साथ। उसमें उसने यूरोप के हिस्से को मध्य पूर्व को दे दिया। ये तो एक प्रकार से वैसा हुआ जैसे आप यहाँ सुनते हैं कि एक आदमी ने एक ज़मीन को एक आदमी को बेचा, फिर उसी ज़मीन को दूसरे को बेच दिया। यूपी में बहुत होता है ना, नोएडा में।
और फिर ये जो मध्य पूर्व के जो राष्ट्र हैं, इन्होंने अपने तेल के बाजार को सुदृढ़ करने के लिए यूरोप के बैंकिंग सिस्टम को खरीदना शुरू किया। आज ये सारे बैंक्स नाम के तो यूरोपियन बैंक्स हैं जो स्विट्जरलैंड में हैं, लेकिन इनमें से बहुतायत अरब ओन्ड हैं। अच्छा। और ये एक बार अरब्स ने यूरोप के बैंकिंग पर कब्जा कर लिया और धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट के मार्फत बहुत लार्ज ट्रैक्ट्स ये कर लिया। और इस खेल में दोहा बहुत आगे रहा, क्योंकि कतर आज पेरिस में और लंदन में सबसे बड़ा लैंडलॉर्ड है। लंदन का जो मेफेयर इलाका है उसको तो लिटिल दोहा बोलते ही हैं। और फ्रांस में शॉज़-एलिज़ीज़ जो 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 बहुत प्राइम प्रॉपर्टी है वो सब ज़्यादातर कतरी ओन्ड है। अब अब यहाँ जो शुरुआत में जो नेपाल की हम लोग बात कर रहे थे, नेपाली गोरखा मर्सनरी आर्मीज़, देखिए मर्सनरी आर्मीज़ विश्व में 2 मशहूर रहे हैं, आजकल 3, लेकिन पुराने युग में वर्ल्ड वॉर 2 तक स्विस मर्सनरीज़ एंड गोरखा मर्सनरीज़, जो ब्रिटिश आर्मी में भी थे, इंडियन आर्मी में भी हैं। इंडियन आर्मी में हम उनको मर्सनरीज़ नहीं मानते हैं क्योंकि हम उनको अपना भाई मानते हैं। और अब तो चाइना में भी, यूक्रेन में भी, रशिया में, सब जगह। अच्छा, और अब आजकल जो साउथ अफ्रीकन मर्सनरीज़ हैं वो अफ्रीका में बहुत प्रबल एक नया फोर्स पैदा हो गया है। तो कतर अब उन लोगों को हायर करना चाहता है, बिकॉज कतर हैज़ लार्ज प्रॉपर्टीज़ टू डिफेंड इन ब्रिटेन, इन यूरोप, इन यूएसए। और एम्प्लॉयमेंट के तहत वफादार कौम नेपाली माने जाते हैं। तो इसलिए कतर उनको, जैसे मैंने आपको दोहा के एयरपोर्ट की व्यवस्था की बात की, तो वैसे ही अब कतर उनको एम्प्लॉय करना चाहता है। और नेपाल की ज़रूरत है, नेपाल में की सबसे बड़ी समस्या अनएम्प्लॉयमेंट है। ये ज़रूर है कि कतर इसका एक पहले तो एम्प्लॉय कर रहा है क्योंकि उसको ज़रूरत है, तनख्वाह ज़्यादा दे रहा है। जैसे पहले नेपाली भारत आते थे, यहाँ जो तनख्वाह मिलता है उससे मध्य पूर्व में ज़्यादा तनख्वाह मिलता है, और यदि वो धर्मांतरण कर लें तो और भी ज़्यादा मिलता है। इस प्रकार इस्लाम का एक्सपेंशन भी हो रहा है। एक ऐसे क्षेत्र में जो पहले हिंदू राष्ट्र था, आज सेक्युलर हो गया है। जब हम लोग दोहा पे बात कर ही रहे हैं, 1995 के पहले ये तेल का इकोनॉमिक्स तो यही है, लेकिन 1995 में अचानक ये दुनिया को समझ में आया कि तेल का कोई शॉर्टेज नहीं है। 1995 तक हम लोग बात करते थे कि तेल एक लिमिटेड रिजर्व है जो ख़त्म हो जाएगा, इसलिए उसका कीमत बढ़ाते रहो। और आज भी यही कह के उसका कीमत बढ़ाते जाते हैं, लेकिन ये सब हुआ है। 1995 में अमेरिका के कुछ साइंटिस्ट पर्शियन गल्फ में जाके 2 साल तक रिसर्च किए, 93 से 95 तक। 95 में उनका रिपोर्ट आया। 95 के पहले दुनिया तेल को सेडिमेंट्री बेसिन्स के आधार पर समझती थी कि सेडिमेंट्री बेसिन्स में हाइड्रोकार्बन की उत्पत्ति होती है। 95 के इस रिपोर्ट का आधार, जो कि दुनिया की समझ में आया जब अमेरिकन साइंटिस्ट ने वो पेपर लिखा, लेकिन संभवतः मध्य पूर्व के राज्यों को इसका समझ पहले से था और वो इसको छुपाए हुए थे, क्योंकि कई कुओं में ये देखा जा रहा था कि जैसे जितना तेल निकाला जाता है, तो यदि वो सीमित पदार्थ है तो उसका स्तर नीचे गिरेगा। जैसे हमारे यहाँ पानी कहीं पे हम ज़्यादा निकाल लेते हैं तो पानी का स्तर गिर जाता है, लेकिन वहाँ पे कई ऐसे कुएं थे जहाँ पे जितना तेल निकलता था उसके बाद तेल का स्तर बढ़ते जाता था, घटता नहीं था। अब मध्य पूर्व के लोग दुनिया को ये सब नहीं बताते थे, क्योंकि अगर ये बता दें तो फिर वो दाम कैसे बढ़ाएं। बट अमेरिका और इनको तो पता ही होगा, क्योंकि उनको तो उनके पार्टनरशिप में था। हाँ, तो इसलिए उनको कुछ भनक लगी तो उन्होंने उसका एक साइंटिफिक सर्वे किया। तो जो सर्वे हुआ उसका फिर फाइनल फाइंडिंग्स आया 1995 में, और तब उनको समझ में आया कि
हाइड्रोकार्बन केवल सेडिमेंट्री बेसिन में नहीं बनते, वो सबडक्शन जोन्स में बनते हैं। अब इस बात को आज तक छुपाया जा रहा है 30 साल बाद तक। वो एक पेपर आया, उसके बाद कहानी दबा दी गई। और सबडक्शन जोन में तेल कंटिन्यूअसली बनते रहता है, और उसको वो जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स और मिलियंस ऑफ ईयर्स की जो बात जो सेडिमेंट्री जोन में की जाती थी, हाँ। वो रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि सबडक्शन जोन में बहुत ज़्यादा गर्मी है। सबडक्शन जोन वो होता है जहाँ एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे घुस रहा है। तो वैसे जगह में अर्थ के कोर का हीट आता है, और जहाँ अर्थ के कोर का हीट आता है तो वो जो हजारों साल में हासिल होना होता है वो मिनटों में हासिल हो जाता है। ये जो वेनेजुएला वाला जो तेल है, हाँ। वो भी सबडक्शन जोन का तेल है। अब जो ये गल्फ ऑफ अमेरिका नेम कर रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, उसमें लॉन्ग टर्म गेम यही है कि इनको समझ में आ गया है कि वो सबडक्शन जोन है, वहाँ प्लेटलेट्स हैं। पहले तो हम लोग केवल प्लेट्स, 1995 वाले पेपर में प्लेट्स की चर्चा है कि जहाँ एक सबडक्शन प्लेट जाता है वहाँ पे हाइड्रोकार्बन बनता है, और यदि एडिक्वेट पानी का प्रेशर है तो हाइड्रेट होता है। सबडक्शन जोन्स का जो तेल है ये असीमित है, अगले 1 लाख साल में ख़त्म नहीं होगा, ये मानते हुए कि पृथ्वी चलते रहेगी। लेकिन पश्चिम ने अपने आर्थिक इसके लिए, हो सकता है कि यूरोप के साइंटिस्ट्स को भी इसकी संपूर्ण अंडरस्टैंडिंग से वंचित रखा गया है। ग्रीनलैंड में एक बार इसी प्रकार का तेल का खोज हुआ था, तो वहाँ भी अमेरिका के दबाव में क्लाइमेट का दावा करके उसको एक्सट्रैक्शन रोक दिया गया। ग्रीनलैंड में बहुत- तो ये इंटरेस्टिंग नहीं है कि अभी ग्रीनलैंड में ये ट्रम्प और ये बोल बिल्कुल, रहे वो हैं कि इसीलिए तो कह रहे हैं ग्रीनलैंड अभी तो डेनमार्क का हिस्सा है। हाँ, ग्रीनलैंड कभी कभी ऑटोनॉमस बनने की बात करता है, और एक बार जब ये तेल की बात उठी थी तो लग रहा था कि ग्रीनलैंड ऑटोनॉमस हो भी जाएगा। हाँ। तो इसलिए ऑटोनॉमस क्या, वो तो कह रहे हैं कि 51st स्टेट बन जाए यूएस का। अब वो तो ट्रम्प कह रहे हैं, लेकिन पहले तो वो डेनमार्क से सेसीड करे तब ना। हाँ, अभी तो डेनमार्क का एडजंक्ट है। हाँ। उसी प्रकार बहुत ऐसे ही बहुत तेल न्यूजीलैंड में है, उसको ग्रीन पीस वाले लोग नहीं अलाउ करते हैं। तो इन लोग को तो सस्टेन किया जाता है एक झूठे क्लाइमेट एजेंडा पे। वो भी देखिए, ये क्लाइमेट एजेंडा इसलिए है ताकि ये पश्चिम के गिने चुने देश बाकी देशों के ऊपर कब्जा कर लें, और जो बहुत से जो आइल्स एंड टोल्स एंड ये सब जो हैं पैसिफिक ओशन में, इंडियन ओशन में, इनके ऊपर उनकी सॉवरेंटी बनी है ना, वो या फिर जिनकी है उनसे वो छीन लें। आपने जो उल्लेख किया हिंदू के आर्टिकल का, हाँ। अब जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने अंडमान ब्लॉक दिया था, किसी को अच्छा। अलॉट किया था, और जो ब्लॉक अंडमान ब्लॉक अलॉट हुआ था उसमें ऐसा बताया जाता है कि श्रीमान कातरोकी या उनसे संबंधित कोई कंपनियां थीं जिनको वो अलॉट हुआ, और उन्होंने 5 साल के लिए अलॉटमेंट लिया, लेकिन कुछ काम नहीं किया वहाँ, और कुछ काम न करने के लिए उनको मध्य पूर्व के देशों ने कंपनसेट किया कि उसको टैप करके एक्सट्रैक्ट मत करो। जब तक संभव रहा तब तक वेस्ट ने धौंसाया। जब धौंस सहन नहीं होने लगा तो पहले उन्होंने इस प्रकार से कंपनसेट किया कि भाई उसको मत टैप करो। अब ये समझिए 2020, 21, 22 इन वर्षों में हमने 22-23 लाख करोड़ से लेके 25-26 लाख करोड़ तक का क्रूड का आयात किया। अगर ये अंडमान वाला हम लोग पूरी तरह टैप करने लगे तो न केवल हम अपने भारत के संपूर्ण डिमांड को मीट कर सकते हैं, हम निर्यातक बन जाएंगे। तो एक तो हम ग्लोबल बाजार से 25-26 लाख करोड़ का बाजार का शॉपिंग कम कर देंगे, जो शेष बचा रहेगा उसको भी हम निर्यातक बन के हम और फर्दर कंपटीशन ला देंगे। तो वो तो ये लोग नहीं चाहेंगे। ओपेक तो एक कार्टेल ही है ना, वो तो छुपा हुआ बात नहीं है। ओपेक
चाहे ओपेक चाहे ओपेक प्लस में रूस भी आता है, तो ये तो कार्टेल्स ही हैं। कार्टेल्स होते हैं कि भाई वो अपनी मोनोपोली या ओलिगोपोली को बनाए रखें। अगर कोई उनका ग्राहक भाग गया और वो ग्राहक फिर उनका कॉम्पिटिटर बन जाए तो उनके लिए तो सर्वनाश। हाँ, और मतलब ये देखिए कि ये जो सारा मिडल ईस्ट में जो सारी ऑयल इकोनॉमीज हैं, ये तो फर्स्ट वर्ल्ड जो एक तरीके से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इनका हो गया, ये तो तेल की वजह से हुआ है। बिल्कुल। तो ये तो भारत भी कर सकता है। और हम किस पीनट्स के ऊपर अभी जो लड़ाई चल रही है यूएस के साथ, बिल्कुल कि सत्य। भाई आप वहाँ से तेल खरीद रहे हो और हम खुश हो रहे हैं कि भाई हमने वहाँ से $10 सस्ते में, $5 सस्ते में तेल खरीद लिया और इधर बेच दिया। एक तरीके से ट्रेडर जो बन के हम खुश हो रहे हैं। और यहाँ पे पूरा आप जो कह रहे हो कि इस तरीके से पूरा सोने की खान पड़ी है यहाँ पे। तो भाई अभी वो $67 ब्रेंट क्रूड रहेगा तो रशिया बोलेगा कि हमसे 47 में ले लो या 42 में ले लो, लेकिन अगर हमारा अपना है तो $1.5 पड़ रहा है हमको, $40 बच रहा है तब भी वो 42 के भी। पर फिर आपको ये नहीं लगता कि जो अभी इन्हीं कारणों से राजीव गांधी की हत्या हुई, क्योंकि वो पश्चिम के सामने खड़े हुए। क्या बात कर रहे हो? राजीव गांधी की हत्या इसलिए हुई कि ही स्टूड अप टू द फॉरेन प्रेशर। प्रिसाइसली। क्या प्रेशर था भाई? बट वो तो पावर में भी नहीं थे उस टाइम पे। हाँ, लेकिन जो जो उन्होंने खड़ा किया, आज भारत की जो समृद्धि है और जो वैश्विक इंटरफेस है भारतीय अर्थव्यवस्था की, उसका आधार क्या है? उसका आधार है जो सॉफ्टवेयर के थ्रू हम आज की अर्थव्यवस्था के अभिन्न अंग हैं, है ना। आज की अर्थव्यवस्था में वर्चुअल और डिजिटल एज की जो व्यवस्था है। बट ये तो 91 में जैसे नरसिम्हा राव ने इकोनॉमी को ओपन किया, नहीं तब हुआ ना ये तो। नहीं, ये तो राजीव जी के समय से है। बल्कि राजीव जी के ज़माने में न सिर्फ सॉफ्टवेयर का खेल शुरू हुआ और टेलीकॉम का, जिसमें हम आज वर्ल्ड लीडर हैं, और स्पेस में जिसमें हम टोटली वर्ल्ड लीडर हैं और अमेरिका से बहुत सस्ते में हम हर चीज़ हासिल करते हैं। उसके अलावा उन्होंने खाली सॉफ्टवेयर नहीं, हार्डवेयर में भी हम वर्ल्ड लीडर थे। इंटेल के बाद दूसरे नंबर का मैन्युफैक्चरर राजीव जी के सरकार के दौरान सेमीकंडक्टर्स इंडिया लिमिटेड मोहाली था। जब पीसी एक्सटी रेवोल्यूशन चालू हुआ, पीसी रेवोल्यूशन फिर बाद में पीसी एक्सटी, तो 8086 चिप्स और उसके पहले के और उसके बाद के भी कुछ चिप्स, सब हम लोग इंडिजिनस चिप्स से कंप्यूटर बनाते थे, जो बहुत सस्ते उस समय बन के आते थे। 15-15 हज़ार के कंप्यूटर आते थे। तो वीपी सिंह सरकार का सौदा ये था अमेरिका के साथ कि CIA सेमीकंडक्टर्स इंडिया लिमिटेड को सैबोटाज करेगा। उसको जला दिया गया, राख कर दिया गया। आग लगी थी उसमें, आग लगाई गई और उस समय केवल 100 करोड़ रुपए की ज़रूरत थी उसको दोबारा बनाने को, क्योंकि वो इंडिजिनस ब्लूप्रिंट से बना था, इंडिजिनस डिज़ाइन था। लोग तो सब थे ही चलाने के लिए दोबारा। बिल्कुल। लेकिन वीपी सिंह ने वो 100 करोड़ रुपए नहीं आवंटित किए। पर फिर अगली वाली सरकार कर देती, वो भी कांग्रेस की थी। उसने किया, लेकिन उसमें भी तब तक अमेरिका का दखल वित्त मंत्रालय में तो हो ही गया था। क्या मतलब 91 के बाद मनमोहन सिंह? बिल्कुल। पर वो तो पहले भी जैसे RBI में थे 80s में। हाँ, सब जगह थे। IMF वगैरह और इन सब का प्रेशर और वो सब। बिल्कुल। पर उससे तो हमको बहुत फायदा हुआ 91 में जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ। अरे भाई, लेकिन ये चीज तो चिप्स तो हम लोग सरेंडर कर दिया ना कि भारत में नहीं बनाएंगे। हाँ। अब आज जाके मोदी जी बात कर रहे हैं कि टाटा और वो ताइवान वाले कंपनी के बीच में कोलैबोरेशन करवा के गुजरात में प्लांट लगवा रहे हैं पुनः। हाँ। बहुत जरूरी है कि पुनः शुरू हो। आज वो शुरू करवा रहे हैं। पर इसमें भी देखिए 4 साल लग गए हमको। 2020-21 में शुरू हुआ। क्योंकि हमारे यहाँ के का जो बाबूडम है वो विदेशी हस्तक्षेप से परे नहीं है। अच्छा। जैसे विदेशी हस्तक्षेप हर स्तर पर एक्टिव है कि अंडमान का तेल नहीं निकाला जाए। हाँ। कि जियोथर्मल एनर्जी रोक दिया जाए। वो कई सालों से होता है, हर बार रोक दिया जाता है। नहीं तो जो हाइड्रोजन भी बात हो रही है, हाइड्रोजन फ्यूल, ये जो जियोथर्मल यूनिट्स की हम बात करते हैं,
जब हम उसके लिए उस जोन को टैप करते हैं, खास करके जहाँ सबडक्शन जोन है, तो वहाँ पर हाइड्रोजन के भी पूल्स मिलते हैं। अगर हम हाइड्रोजन भी टैप करना चाहें तो वहाँ से डायरेक्टली टैप कर सकते हैं, सिर्फ ऑयल नहीं। लेकिन इस संपूर्ण एनर्जी सिस्टम को अगर चालू किया जाए तो मध्य पूर्व कंगाल हो जाएगा, और मध्य पूर्व के पेट्रो डॉलर के आधार पर चलने वाला अमेरिका कंगाल हो जाएगा। और अमेरिका अमेरिका क्या, ये तो रशिया भी नहीं चाहेगा कि हम यहाँ पे करें, दोनों नहीं क्योंकि चाहेंगे। उनसे तो सबसे ज्यादा खरीद रहे तो हैं। इसीलिए जो ये सैन्य शक्तियां हैं, वो उनकी सेना इसलिए है कि भाई ये सब मत करो। आप नेपाल के बारे में बात कर रहे थे, देखिए अमेरिका और दोहा का एक पार्टनरशिप है। अभी कुछ ही दिन पहले स्वयं राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने मुंह से कहा, और ये सब उन लोग बोलते हैं किसी मकसद से, लेकिन समझने वाले उसका संपूर्ण अर्थ समझ लेते हैं। प्लेन भी दिया है दोहा। हाँ, प्लेन तो दिया ही है। खैर प्लेन तो छोटी सी बात है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने मुंह से कहा कि उन्होंने 18 मिनट में, जब वो कतर गए थे और जहां मध्य पूर्व के अन्य लोग भी आए थे उनसे मिलने, कि उन्होंने 18 मिनट में $5.1 ट्रिलियन अमेरिका के लिए लाया। तो वो जो $5.1 ट्रिलियन दिया गया, वो क्या था? वो जब बादशाह जाता है तो जो पेशगी दी जाती है वही है ना। जब ट्रंप चुनाव जीते तो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने घोषणा किया कि हम $700 मिलियन अमेरिका में डालेंगे। पहले बात कर रहे थे कि हम डॉलर बेचेंगे अपना जितना रिजर्व से। ट्रंप ने कहा 700 नहीं, 1 ट्रिलियन। उन्होंने कहा यस सर, 1 ट्रिलियन। और फिर अभी 5.1 ट्रिलियन जो ट्रंप साहब बताते हैं, वो तो बड़ा 18 मिनट में। तो ये सब तो नजराना है। जो वैसे ये लग रहा होगा कि ये कुछ और पदार्थ है, ये चाय है। नहीं, ये चाय कई लोग, ये काली चाय, कुछ लोग सोचेंगे ये गला कि हाँ कुछ भी कर रहे हैं, पी के बात कर रहे हैं कुछ भी। नहीं ये शुद्ध दार्जिलिंग चाय है। ये कतर और अमेरिका की रिलेशनशिप जो आप कह रहे हो, सेंटकॉम का जो हेडक्वार्टर अब तो दोहा में है और अब जो बेस बन गया उनका वो वहां पे बन गया, तो ये क्या रिलेशनशिप कैसे इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे है? 95 में जिस पेपर की मैं चर्चा कर रहा हूँ, कतर का तेल टोटल सबडक्शन जोन का तेल है, वहीं का ये पेपर है। और ये जैसे समझ में आया कि ये तेल तो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, तो वहीं पर अमेरिका ने बेस बनाया 97 में, 97 का बेस बनाया। अब कतर जो देश है ये 1912 में पैदा हुआ। इसके पहले तो समुद्री लुटेरे थे, ये जो कतर वाला जो अल्थानी परिवार है, और ये बेसिकली अंग्रेज शिपिंग लाइंस को ही लूटते थे। इसलिए जो मैंने आपसे कहा कि इनकी शक्ल देखिए तो अरबी लोगों से कम मिलती है और भारतीयों से ज़्यादा मिलती है, क्योंकि ये अंग्रेज़ों को लूटते थे। इसलिए कहीं ना कहीं भारत के स्वतंत्रता अभियान से जुड़े लोग इनके साथ थे। और जब ये समुद्री लुटेरे थे तो इनके यहाँ 2 शादियाँ हुई जो बहुत किसी मशहूर भारतीय मुस्लिम लाइन से हुई, और उसमें जो दहेज इनको मिला उससे ये एक ट्राइबल पावर से बढ़कर राष्ट्र बनाने के काबिल बने। और जब ये राष्ट्र बना लिए, फिर इन्होंने अंग्रेज़ों के साथ समझौता किया। तो 1912 में समझौता ये हुआ कि आपको राष्ट्र ये बनाने, कतर में राष्ट्र बनाने दिया जाएगा। ये सऊदी अरब के नजद इलाके से आए थे ऐसा कहते हैं। वैसे आए थे कई जगहों से, क्योंकि समुद्री लुटेरे थे। और इनसे ये कहा गया कि आप आइए और आपको सिर्फ ये छूट रहेगी कि आप केवल और केवल
ब्रिटिश को ही अपनी ज़मीन दे सकेंगे अगर आप यहाँ से जाइएगा। ये समझौता रहा। ब्रिटेन गल्फ में अपना प्रेजेंस इन समझौतों के तहत 1968 तक मेंटेन किया। उसके बाद ये ढीला किया, लेकिन तब भी ये जो बेस जो बना, ये दोहा ने ब्रिटेन की सहमति से अमेरिका को दिया, अमेरिका को सीधे नहीं दे पाया। इसलिए आज जो उस बेस पे 4 फोर्सेस हैं, उसमें एक ट्रांसपोर्ट फोर्स है जो कि नॉन लीथल है, और एक हेलीकॉप्टर फोर्स है वो भी नॉन लीथल है, या लीथल भी हो सकती है हेलीकॉप्टर वाली। ये दोनों छोटी फोर्सेस कतर की हैं। सबसे बड़ा प्रेजेंस तो अमेरिका का है, और आज भी वहाँ एक ब्रिटिश एक्सपेडिशनरी फोर्स है उसी बेस में। तो ये स्ट्रक्चर है दोहा का, उस क्षेत्र का जहाँ ये फोर्सेस हैं, एंड दे कंट्रोल द एंटायर सबडक्शन ऑयल विच कम्स आउट ऑफ देयर। तो मुझे ये समझाइए कि भारत इतना कतर से क्यों दब के रहता है या उससे इन्फ्लुएंस्ड होता है, और जो बॉडी लैंग्वेज है वो एक सबमिसिव क्यों है? क्योंकि मुझे याद है कि जब नुपुर शर्मा का जो केस हुआ था भारत में, उसके ऊपर उसके पीछे भी ये बताया गया था कि कतर से बहुत प्रेशर आया था, इसलिए नुपुर शर्मा को हटाया गया। अभी जो ट्वीट भी देखा होगा, अभी इजराइल ने जो हमला किया है कतर में और जो हमास की लीडरशिप को टारगेट किया है, उसका कंडेमनेशन आया है यूएस से भी। ट्रंप ने भी बोला है, हालांकि उनके अप्रूवल से हुआ है, बट पब्लिकली तो उसने बोला है कि भाई हमको लास्ट मिनट पे बताया, हमारे पास कोई वो नहीं था। वो ऐसा कुछ नहीं है, उनको 12 घंटे पहले मालूम था। बट फिर भी मतलब एक तरीके से सिग्नल क्या दिया जा रहा है? इससे सबको ये समझते हैं कि अमेरिका किसी के साथ नहीं है, सबके साथ धोखा करेगा। हाँ, अमेरिका कहेगा कि भाई कंडेम करेगा, हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, सेंटकॉम का बेस है, लेकिन अटैक शुरू होने के 10 मिनट बाद बताएंगे। जब तुमको पहले ही पता चल गया है, हाँ, झेल रहे हो, तब बताएंगे कि इजराइल अटैक करने वाला है। तो मेरा मेन पॉइंट है इंडिया का। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, और इजराइल का जो एक्शन था और सॉवरेनिटी की जो बात थी कि ये सॉवरेनिटी के खिलाफ है और ये इसका कंडेमनेशन एक तरीके से उन्होंने किया। तो ये क्यों इंडिया इतना क्या रिलेशन है ये कतर के साथ, इतना सबमिसिव कैसे है? देखिए, कहीं ना कहीं हमारी सरकारी व्यवस्था में कोई ये गुमराह करने वाली परिस्थिति पैदा कर रहा है। अच्छा। और हम लोग बार बार जब स्टडी करते हैं तो टेररिज्म फंडिंग में कतर का नाम सबसे आगे रहता है। भारत में 40 ऐसे फंड बताए जाते हैं जो कतर ओरिजिनेट करके भारत में काम कर रहे हैं और जिनका की टेरर के साथ लिंक है, खास करके केरल में। बांग्लादेश में भी कतर फंडिंग था। और ये जो इंटेलिजेंस फेलियर्स जो बार बार हमारी सरकार कबूलती है, बांग्लादेश में भी हुआ और अभी तक नहीं कबूली है, लेकिन नेपाल में ऑब्वियसली हुआ है। ये जो स्टेटमेंट था ये बहुत भारत के लिए आज की परिस्थिति में इसलिए रिडिकुलस है क्योंकि सिंदूर के बाद दुनिया में आपका एकमात्र समर्थक इजराइल था। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हिट ऑपरेशंस भारत ने लगातार किए हैं, एक बार नहीं 4 बार किए हैं। आम जनता भूल जाती है, लेकिन पाकिस्तान में बालाकोट तो सबको याद है। और 2 बार 2017 और 2019 में हमने बर्मा में भी किया है। तो हमारा पोजीशन तो बहुत क्लियर है और ये यूएन रेजोल्यूशन ऑन टेररिज्म के अनुकूल है। तो हिपोक्रेसी तो है, नहीं ये बट आई एम टॉकिंग ये अबाउट हिपोक्रेसी तो मतलब बहुत कॉमन चीज है ना जियोपॉलिटिक्स में। इस हिपोक्रेसी की ज़रूरत नहीं थी। हाँ, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि ये प्रधानमंत्री ऐसे कमज़ोर खिलाड़ी नहीं हैं, इनको किसी तरह बरगला के, और भारतीय व्यवस्था में ये चीज़ आजकल बार बार देखने को मिल रही है, खास करके हमारे फॉरेन पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट में। जैसे
आपको याद होगा चीन वाला जो एससीओ वाला जो इतना बड़ा हम लोगों को क्रेडिट बताया गया, जो था भी, और उसके बाद जैसे प्रधानमंत्री हिंदुस्तान लौटे, अगले दिन वो आसिम मुनीर की खातिरदारी शुरू हो गई तियानजिन में, और उसके चलते जितना हम लोग सोचे कि चीन से रिश्ता पलट रहा है, उसके ऊपर पानी फिर गया। अब सूत्र बता रहे हैं कि चीन आसिम मुनीर को वो दर्जा नहीं देना चाहता था। पुराने शेड्यूल के तहत आसिम मुनीर वहाँ पहुँच गए थे, लेकिन ट्रंप के 50% टैरिफ के बाद चीन भारत के साथ बेहतर रिश्ते करने के लिए पाकिस्तान को डाउनप्ले कर रहा था। लेकिन भारतीय डेलीगेशन ने उनसे कहा कि कोई बात नहीं, आप अपने पुराने परिस्थिति से के अनुसार उनको हमारे जाने के बाद ट्रीटमेंट दे सकते। क्यों? ये तो यही बात तो समझ में नहीं आ रही है कि भारतीय डेलीगेशन में ऐसे तत्व क्या कर रहे हैं। जो कुछ भी प्रधानमंत्री ने हासिल किया अपने एससीओ मीट में, भारत की भारतीय डेलीगेशन के चीन को किए हुए इस कम्युनिकेशन के तहत उस सब पर पानी डाल दिया गया। तो ये जो इंटरनल सैबोटाज हो रहा है, बांग्लादेश में भी यही हुआ। जो रिपोर्ट्स आई लेकिन ऊपर तक नहीं पहुंची, बीच में रुक गई। तो क्यों बीच में रुक गई? इंटेलिजेंस फेलियर ये नहीं होता है कि इंटेलिजेंस कलेक्ट नहीं हुआ। इंटेलिजेंस फेलियर होता है कि वो इंटेलिजेंस ऊपर तक कम्युनिकेट नहीं हुआ। और ये ऊपर तक कम्युनिकेट नहीं हुआ, इसका खामियाजा हम लोग सब भुगतते हैं। और किसी बहुत बहुयामी व्यापक षड्यंत्र के तहत व्यवस्था उस बात को दबा देती है। तो अगर ये सिचुएशन इतनी कॉम्प्रोमाइज्ड है तो कल को तो प्रधानमंत्री के खिलाफ ही हो जाएगा, इंटरनली हो जाएगा, तो उनको पता ही नहीं चलेगा। तो अगर कॉम्प्रोमाइज्ड ऑफिशियल्स इस लेवल तक पहुंच गए हैं, ये तो हो ही रहा है भारतीय राजनीति में। इसके वो हम लोगों का विषय नहीं है, उस पर हम फिर कभी बात कर सकते हैं। आज का विषय नहीं है। लेकिन जो भी आम जनता में या भाजपा के अंदर भी लोग समझते हैं कि बीच में आज से हफ्ता 2 हफ्ता पहले तक अचानक कुछ बहुत भारी घमासान हुआ था और कुछ लोग 75 साल और ये सब चर्चा कर रहे थे, तो और उनको प्रधानमंत्री के टीम के अंदर से ही समर्थन मिल रहा था, तो कहीं तो समस्या गंभीर है। अब ये उनके सोचने की बात है कि क्या हो रहा है। तो ये जो आपने एक इंटरव्यू दिया था कुछ आई थिंक 2-3 साल पहले कि राजीव गांधी की जब हत्या हुई उसमें कहीं ना कहीं इजराइल ने जो इंटेलिजेंस पहले ही दे दिया था उसको दबा दिया गया, तो ये तो वही बात होगी कि ऊपर तक पहुंच ही नहीं पाई। इंटेलिजेंस तो थी पर ऊपर तक नहीं। इंटेलिजेंस थी, इंटरनल सिक्योरिटी विभाग के तत्कालीन जॉइंट सेक्रेटरी के पास वो फाइल दबी रह गई जो क्रैश जेड सिक्योरिटी आईबी ने रिकमेंड किया। हाँ, वो दी नहीं गई। नहीं तो अगर वो क्रैश जेड सिक्योरिटी दी गई होती, क्रैश मतलब विथ इमीडिएट इफेक्ट, तो ये हत्याकांड नहीं हुआ होता। वीपी सिंह ने राजीव जी की सुरक्षा डाउनग्रेड किया। उस समय चंद्रशेखर थे ना प्रधानमंत्री जब हुआ, लेकिन वो डाउनग्रेड तो पहले हो चुका था। हाँ। जब वीपी सिंह के सरकार में सेशन ने जब कैबिनेट सेक्रेटरी थे तो सेशन ने मना कर दिया था डाउनग्रेड करने से। फिर उसके बाद दोबारा मुहिम चलाया वीपी सिंह ने उनकी सुरक्षा डाउनग्रेड करने को, और डाउनग्रेड किया। और फिर उनकी सरकार चली गई, चंद्रशेखर जी की सरकार आई और उस दौरान ये हादसा हुआ। ये छोड़िए, जो जैन कमीशन के सामने जो मुख्य गवाह हैं महंत सेवादास, उन्होंने तो आके कंप्लीट प्रोग्राम बता दिया था कि ये हुआ। ये उनको आईबी ने भेजा जगजीत सिंह चौहान से मिलने, क्योंकि पुराने जब उसके पूर्व काल में
जब जगजीत सिंह चौहान हिंदुस्तान में थे तो वो अध्यक्ष होते थे संयुक्त अकाली दल के, और महंत सेवादास उसके महासचिव होते थे। तो ये गए और वहाँ पर चर्चा हुई और जगजीत सिंह ने कहा कि ऐसा ऐसा करेंगे। जगजीत सिंह चौहान जो खालिस्तान का, बिल्कुल बिल्कुल, उसका इन्वॉल्वमेंट था राजीव गांधी के मर्डर में। ये सब तो जैन कमीशन के रिपोर्ट में है। वो फ्रंट था जिसको यूज़ किया गया। तो उसमें महंत सेवादास का बयान है और वो पत्र है कि जगजीत सिंह चौहान ने जब कहा कि भाई ये करने वाले हैं, तो महंत सेवादास को समय खरीदना था कि तुरंत ना हो जाए। बोला कि अभी होने वाला है, जब वो लंदन में थे। हाँ। इनको लगा कि हम हिंदुस्तान जाके अलर्ट करें पहले। हाँ। तो अपना ट्रिप रद्द करके वापस आए और डिले करने के लिए इन्होंने जगजीत सिंह से कहा कि ऐसा गलती मत करो, नहीं तो सिखों का कोई बचेगा नहीं। एक बार इंदिरा जी के टाइम में क्या हुआ तुम देख चुके हो, अगर दोबारा करोगे तो सिखों का सर्वनाश हो जाएगा। तो इसलिए फिर जगजीत सिंह चौहान ने कहा कि ठीक है, हम लोग किसी दूसरे को बीच में डालेंगे और प्रभाकरण को डालेंगे। तो ये मतलब, और तो ये वो उस टाइम में कनाडा और यूएस में था ना जगजीत सिंह चौहान, लंदन में हाँ। खालिस्तान हाउस की वार्तालाप है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो जैन कमीशन के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में है। हाँ। अब यही सब बातों को लेकर बार बार ये हुआ कि भाई इंटरनेशनल कंस्पिरेसी की जांच हो, और वो कभी टर्म्स ऑफ रेफरेंस में आता नहीं है, इसलिए वो जांच आज तक नहीं हो पाती है ऑफिशियली कि राजीव जी की हत्या में सब कौन कौन फोर्सेस शामिल थे। तो मतलब उनकी जो खुद की पत्नी जब वो पावर में सर्वा रही, तब क्यों नहीं करवाई उन्होंने? क्योंकि वो तो इस पूरे प्रकरण को दबाना चाहती हैं। क्यों? बहुत बड़ा विषय हो जाएगा। नहीं, ये तो फंडामेंटल क्वेश्चन है ना कि अपने पति की हत्या को, वो तो कई घंटों का अलग मामला हो जाएगा। अब वो जितना भारत सरकार चाहेगी जब, तब वो सब इवैल्यूएट होगा। चलो फिर, ये तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, बट इसमें सारी बातों में निकल के यही आता है कि फिर ये देश जो है, ये जो सारी बातें आपने बताई हैं, उनकी पत्नी की राजनीति और राजीव जी की राजनीति में जमीन आसमान का अंतर है। ये तो बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। तो ये जो लोग बोलते हैं कि उनका भी हाथ था, ये झूठ है। अलग अलग स्तर की बात होती है, एक्टिव एंड पैसिव रोल्स की बात होती है। ये हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के नहीं बहुत हाँ, तो इसलिए रैबिट होल में चले गए हैं। इस विषय अलग है, वो विषय अलग है। तो हम उस पर एक अलग से चर्चा कर सकते हैं। कभी करेंगे। कब करेंगे? तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कभी करेंगे, अभी नहीं कर सकते हैं। अभी ये विषय अलग है। अभी हम लोग नहीं, मैं कह रहा हूँ कि चलो इस विषय को निपटाने के बाद, जस्ट इसके बाद कर सकते हैं रिकॉर्ड। आज नहीं। कल कर सकते हैं। अभी देखिए, ये सब चीजें, तो मतलब ये जब विश्व हिल जाता है, फाइल्स डिक्लासिफाई होंगी तब शायद। अब जैसे आज ये बात निकल रही है ना इतने वर्षों के बाद कि कैनेडी के किलिंग में कौन कौन इन्वॉल्व थे। कुछ नहीं निकला है उसमें, तो बहुत कुछ निकल रहा है। समझने वाले बहुत कुछ समझ जाते हैं। आज के तारीख में प्रेसिडेंट जॉनसन का नाम लेवा कोई नहीं है अमेरिका में। सब जानते हैं कि प्रेसिडेंट जॉनसन उसमें शामिल थे, है ना। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, लेकिन आज क्या अमेरिका में कोई भी आदमी जॉनसन का नाम लेना चाहता है? कोई भी पॉलिटिशियन लेना चाहता तो है? सब CIA का ही नाम लेते हैं, तो है ना। लेकिन प्रेसिडेंट जॉनसन की लेगेसी भी कलंकित है। तो फिर मैं जो फंडामेंटल क्वेश्चन है उस पर आता हूँ कि फिर ये जो देश है हमारा, ये कौन चला रहा है? अगर इतना प्रधानमंत्री नहीं चला पा रहा है, उसको भी घुमा दिया जा रहा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सॉवरन है कि नहीं है? हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में भाई सॉवरन तो आप संविधान में अपनी सॉवरेंटी जो आपने अपने आप को दी थी, उसका उल्लंघन करके आपने उस सॉवरेंटी WTO के सामने सरेंडर कर दिया लिखित तौर पर। तो उससे तो हमको फायदा हुआ ना। अगर ट्रेड में, अगर पैसे के फायदे के लिए आप सॉवरेंटी सरेंडर करते हैं और अंत में नहीं, नेशनल एक इंटरेस्ट। मिनट, हमने तो साइन कर दिया। WTO अमेरिका जिसने शुरू करवाया, उसने उसके संसद ने अंत में नहीं
साइन किया, कांग्रेस ने साइन करने से मना कर दिया। तो देश कांग्रेस ने रैटिफाई नहीं किया है। अमेरिका की भागीदारी WTO में अमेरिकी कांग्रेस द्वारा रैटिफाइड नहीं है। हमारे संसद ने स्पष्ट शब्दों में अपने सॉवरेंटी के सर्कमसिजन की स्वीकृति दी। तो सर बात वही है ना कि मैं ये पूछना चाहता हूँ, फिर ये देश जो चलाता है कौन चलाता है? प्रधानमंत्री चलाता है या कौन चला रहा है, या बाबू चला रहे हैं, या बाबू भी कहाँ किसका क्या कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं ये लोग, कैसे होती हैं ये चीज़ें? आजकल भाई, पुराने ज़माने में लोग राष्ट्र सेवा के नाम से आते थे। आजकल तो पहले दिन से, अभी वो एक केस हुआ ना, कौन IAS टॉपर, कौन पंडा साहब, हाँ हाँ, है ना, तो आप देख रहे हैं आजकल का मोटिवेशन बदल गया है। हमको याद है, हमारे साथ हमसे 1 साल सीनियर हमारे कॉलेज में एक मित्र थे, वो सिविल सर्विसेज टॉप किए। वो इतने प्रिंसिपल्ड आदमी थे कि वो अपना सरनेम नहीं लिखते थे, क्योंकि वो ये नहीं कहना चाहते थे कि वो ब्राह्मण मूल के हैं। उनसे पूछा गया कि भाई कौन सा कैडर चाहिए, चॉइस तो उनका अधिकार बनता था। उन्होंने कहा कि जो दोगे वो हम ले लेंगे, हम चूज़ नहीं करना चाहते। उनको पटक दिया गया वेस्ट बंगाल कैडर में, है ना। तो यहाँ पे प्रिंसिपल लोगों के साथ ये बर्ताव होता है। और बाकी लोग के साथ जो अभी हुआ है, जो 15,000 रुपये या कितना, 25,000 है ना, रुपये ऐसा कुछ है, ट्विटर पे है आजकल, रिश्वत लेते पकड़े गए। तो सर काफ़ी लंबा डिस्कशन हो गया और बहुत सारे इसमें थ्रेड्स थे जो अभी डिस्कस करने बाकी हैं, वो फिर हम कभी फिर से उसको पकड़ सकते हैं। बट आई थिंक काफ़ी शॉकिंग होगा लोगों के लिए जो सारी इन्फॉर्मेशन इसमें से निकली है। आई होप कि कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम फिर से पिकअप करके डिस्कस कर पाएँ, करेंगे। और थैंक यू सो मच, आपने इतना समय दिया। एंड फिर से मिलेंगे सर, जरूर। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।